गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहली बात, एलिमेंट ही क्या होते हैं? हमने पहले पढ़ा है कि एलिमेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हों, उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। द सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। तो पहली बात तो एलिमेंट क्या होते हैं, हमें पता है एलिमेंट क्या होते हैं। तो अब है इनकी क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो इसी बात पर होगा कि हम अलग अलग एलिमेंट्स को किसी ग्रुप के अंदर, किसी पीरियड के अंदर किस तरह रखते हैं, हम उनको अलग अलग कैसे करते हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास तकरीबन कुल 118 तरह के एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 118 तरह के एलिमेंट है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली 118 एलिमेंट्स, और some more there are, but there are till now we know 118 different elements that comprise these universe. Everything is made up of these 118 elements. तो पूरी दुनिया तकरीबन 118 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। कितने से? 118। हो सकता है और भी हो, लेकिन आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ 118 तरह के एलिमेंट का ही पता है। तो हम इनकी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हम सब ने वो एक पीरियोडिक टेबल देखी है जो इस तरह होती है, और इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। तो हम इनको ऐसे क्यों लिखते हैं, और इस तरह किसने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। Who write down the modern periodic table? Why he write down modern periodic table? How he write down modern periodic table? We will discuss everything step by step. तो ये जो हमारी आधुनिक पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसको हमने कैसे बनाया है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल शुरू में हमें थोड़े से एलिमेंट्स का पता था। हमें शायद 17-18 एलिमेंट्स का ही पता था। जैसे कि हम जो मेन जो जिनको जानते थे, कार्बन, आयरन, निकल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हमें शुरू में सिर्फ इस तरह के थोड़े से एलिमेंट के बारे में पता था। तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग याद करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एलिमेंट हमने पुराने समय में, वो इन ऑल टाइम्स द एलिमेंट वी डिस्कवर्ड वर टू लेस दैट वी कैन रिमेंबर ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। तो जब एलिमेंट इतने कम थे कि हम उनको अलग अलग याद रख सकते हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमने अलग अलग एलिमेंट और खोजे, तो एलिमेंट की संख्या बढ़ने लगी, और हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी को समझना, याद रखना काफी मुश्किल होने लगा। तो हमने उनका क्लासिफिकेशन शुरू किया, और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था डोबरेनियर ने। किसने किया था? डोबरेनियर ने। तो कैसे किया था? वो किया था, मैं बताता हूँ आपको। ग्रुप ए,
ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो डोब्रानियर नाम का एक साइंटिस्ट था। डोब्रेनियर डोब्रेनियर ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें कि अगर उसने ग्रुप्स बनाए, उसने कितने ग्रुप उसने बनाए थे? 4 ग्रुप, 3 ग्रुप ए बी सी। तो कैसे बनाए? उसने बनाए तो पहला ग्रुप था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन। नाइट्रोजन का 14, इसका 74 और फास्फोरस का 31 पॉइंट समथिंग है। कितना है? 31, इसका 34.9 है। तो उसने इस तरह करके 3 ग्रुप बनाए। और किस तरह बनाए? उसने इस तरह बनाए कि अगर मैं पहले और आखिरी को ऐड करके डिवाइड करूं तो बीच वाले का मास निकलना चाहिए, बीच वाले का मास निकलना चाहिए। तो इसने इस तरह अरेंज किए कि पहले और तीसरी को अगर ऐड करेंगे तो किसका मास आएगा? बीच वाले का। जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम का दिया गया है 40.1, 87.6, 137.3। तो आप देखिए कि जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन तकरीबन तीसरे का मास निकल रहा है। जिस तरह इसको देखिए, ये तकरीबन 80 होता है और 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन तकरीबन 40 के आसपास आता है, और ये है तकरीबन। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो इसने कहा कि अगर हम पहले और तीसरे को ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो उनका जो एवरेज होगा वो तीसरा जो बीच वाला एलिमेंट है उसका मास होगा। ये इनका मास है। डोब्रेनियर ने एलिमेंट्स को ट्राइड्स के रूप में, 3 की रूप में अरेंज किया। डोब्रानियर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया ताकि इस तरह अरेंज किया कि पहले और आखिरी का मास ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो बीच वाले का मास निकल जाएगा। जैसे कि हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। चलो थोड़ी इसको हम देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल थोड़े से एलिमेंट्स पर ही कारगर था, 9 या 10 एलिमेंट्स पर ही कारगर था। तो हमने साइंटिस्ट ने प्रयास किया कि क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाया जाए। उसके बाद आया न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने बोला कि अगर हम एटम्स को लिथियम बाद कौन आता है? बेरियम। लिथियम बाद आएगा बेरिलियम। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन के बाद बोरॉन, 1 2 3 उसके बाद आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन शायद फ्लोरीन भी आएगा। फ्लोरीन। चलो एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। चलो देखिए, ये बोल रहा है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, सीजियम, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस।
तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने सभी एटम्स को, सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया एंड ही स्टेटेड दैट if we arrange elements according to their masses, then the properties of every 8 elements are resembling with the first। तो उसने यही कहा कि अगर हम इसको इन तरह अरेंज करें तो हर एक 8 में की प्रॉपर्टी अपने से पिछले वाले से मैच कर रही है। देखिए ये हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो ये क्लासिफिकेशन एक हद तक ठीक था, ये क्लासिफिकेशन एक हद तक ठीक था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसकी लिमिटेशंस जो थी वो मेन ये थी कि ये बहुत ही थोड़े एलिमेंट्स पर अप्लाई होता था। और दूसरी बात ये थी कि कई बार ग्रुप्स में ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, जैसे ये ग्रुप भी किया। ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल, सल्फर गैस सॉलिड नॉन मेटल, आयरन मेटल। तो पहली बात तो ये थी कि ये एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं थी, कई जगह इसमें फ्लॉ थे। तो उसके बाद एक मेन लिमिटेशन ये थी कि इसमें नए एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसके बाद आया मेंडलीव। कौन आया, मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जो बात बताई वो भी सिमिलर थी, लेकिन उसने थोड़ा डिटेल में बताई। मेंडलीव ने बोला कि मेंडलीव स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। जो मेंडलीव ने बोला था, उसने ये कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are the periodic function of their atomic masses। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने दो एलिमेंट्स को लिया रेफरेंस के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों ही काफी रिएक्टिव होते हैं। और उसने उस टाइम पर जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उन सभी की रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ की। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 63 क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स नोन थे। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव वी हैव डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने उनकी रिएक्शन करके देखी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। फिर उसने हर एक कार्ड पर, उसने 63 कार्ड लिए, हर एक कार्ड पर उसने एलिमेंट का नाम लिखा और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी और उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया दीवार पर। तो उसने देखा कि अगर उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो उसने 8 ग्रुप्स बनाए। तो उसने देखा कि सेम तरह के एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो मेंडलीव ने बोला कि उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसने एक ट्रेंड देखा कि दो एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे हैं, उनके एटॉमिक मास में एक फिक्स पैटर्न है। तो उसने बोला कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मास का। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीज में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जैसे मान लीजिए कार्बन ही है, तो कार्बन के 3 मास हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जबकि एटॉमिक नंबर सभी का 6 है। तो पहली बात, मास में कोई, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कराई
और 63 कार्ड लिए और उन पर जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को लिखा और उन 63 कार्ड को उन 63 कार्ड को दीवार पर लगाया और उनको दोबारा से अरेंज किया। तो उसने देखा कि अगर उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो सेम टाइप के एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो उसने बोला कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद देयर एटॉमिक मासेस। और ये क्लासिफिकेशन क्योंकि 63 एलिमेंट्स का था और काफी डिटेल्ड था तो ये काफी वाइडली एक्सेप्ट भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमें इसमें फ्लॉज मिलने शुरू हुए और वो फ्लॉज क्या थे, वो लिमिटेशन क्या थी। तो लिमिटेशन इसकी भी वही है। पहली बात, नो प्लेस फॉर आइसो, चलो हम इसको डिटेल में पढ़ते थोड़ा। तो लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव टेबल क्लासिफिकेशन, चलो थोड़ी ना। पहली बात, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप। तो इसमें आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं। दूसरी बात, नो प्लेस फॉर न्यू एलिमेंट और न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। इस टेबल में कोई जगह वैसी नहीं थी कि हम ये मान लें कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट हम डिस्कवर करते हैं तो उसको इस टेबल में रखने की कोई जगह नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये भी इसकी एक मेन लिमिटेशन थी। और तीसरी ये थी, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न एटॉमिक मास। नो रेगुलर पैटर्न इन मास। तो एटॉमिक मास में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ये देखिए, यूरेनियम 235 92, इस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 235 है, 238 भी है, 233 भी है। तो क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं है, नए एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये चीज थी लिमिटेशन। अब हमारी बचती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वो वेल डिफाइंड है। हालांकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन है लेकिन फिलहाल हम उसी को स्टडी करते हैं। तो आज हमने पढ़ा, चलो हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में बांटते हैं। हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि सेम प्रॉपर्टीज वाले एक ग्रुप में आए, डिफरेंट वाले अलग ग्रुप में आए। तो ये था क्लासिफिकेशन। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास, हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट हैं और उन सब की प्रॉपर्टीज को अलग अलग याद रखना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन शुरू हुआ वो शुरू होता है डोब्रेनियर से। डोब्रेनियर ने क्या बोला? डोब्रेनियर ने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें ग्रुप्स में कि पहले और तीसरे के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करें और दूसरे का मास आ जाए, तो उसने 3-3 के 4 ट्रायड बनाए। इनको बोलते हैं डोब्रेनियर ट्रायड। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही थोड़े एलिमेंट पर लागू था और इसमें आइसोटॉप से कुछ जगह नहीं थी, तो इसमें काफी सारे फॉल्ट थे, काफी सारी लिमिटेशन थी, तो ये काफी जल्दी ही रिजेक्ट हो गया। तो जो नया मॉडल आया, जो नई क्लासिफिकेशन आई, वो आई थी किसके द्वारा? वो क्लासिफिकेशन की न्यूलैंड ने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हर एक 8वें की प्रॉपर्टी अपने से पहले से मैच कर रही है। If we arrange the elements according to their increasing atomic mass, then the properties of every 8 element is resembling with first. तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये बिल्कुल ही 14, 15, 16, 17 तक की 16, 17 एटॉमिक मास तक ये लागू रहता है। उसके बाद न तो एटॉमिक मास में कोई रेगुलर पैटर्न है और न ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई होता है। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसकी लिमिटेशन।
उसके बाद जो है, उसके बाद शुरू होता है मेंडलीव टेबल। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जो भी 63 नॉन एलिमेंट थे उनकी रिएक्शन करवाई, किसके साथ, उसने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये दोनों ही काफी रिएक्टिव हैं। और फिर उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया और उसने फिर 63 कार्ड लिए, 63 कार्ड लिए और उन पर हर एक एलिमेंट का नाम लिखा और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी और उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एक दीवार पर अरेंज किया। तो उसने देखा कि अगर मैं एटम्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ तो सेम टाइप के एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये था मेंडलीव क्लासिफिकेशन। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन क्या थी कि पैटर्न बिल्कुल क्लियर नहीं था। कई बार ग्रुप में ऐसे एलिमेंट इकट्ठा हो जाते थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती। दूसरी बात ये थी, इसमें आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी। तीसरी बात ये थी कि अगर इन फ्यूचर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये हमारा आज के लिए काफी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर मैं आपकी जो क्वेरी है उसको एड्रेस करूंगा, दोबारा समझाऊंगा। आप कितनी बार भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।